नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मेरे बगल में लगा है बल्ब और ये भक भुक कर रहा है। आप समझिए कि बिहार में बल्ब जल रहा है, लेकिन इससे बस एक इमेज समझिए कि ये रोशनी कैसे जल रही है, पावर कहां से मिल रहा है और विकास का जो पावर है वो कैसे किसी बल्ब को, किसी विकास को उजाला दे सकता है, रोशनी दे सकता है। यहां पर बिहार से जुड़े हुए जितने भी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को मंत्री बनाया गया है, उनकी तस्वीर है। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है और इनका सीधा जो कनेक्शन है वो बिहार से है। बिहार में बहुत कुछ करना बाकी है। बिहार के लिए सिर्फ अब मांगने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो विभाग दिए गए हैं, कल इस पर एक डिबेट हुई थी, सोच समझ कर दिया गया है। और बिहार को क्या चाहिए? बिहार को कृषि के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, लघु सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में बढ़त चाहिए और अगर ये बढ़ गया तो बिहार बढ़ जाएगा। आज की डिबेट शुरू करते हैं। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर स्नेहा शीर्षवर्धन नेता कांग्रेस से, एनके चौधरी अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू करते हैं डिबेट और बात करते हैं सबसे पहले एनके चौधरी से। चौधरी साहब, एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे बजट के दौरान आपको विशेष तौर पर बुलाया जाता है समझने के लिए कि बिहार के विकास में कौन सी ऐसी धुरी है, कौन सा ऐसा मोबिल ग्रीस बोल लीजिए जिसको लगाया जाए एक्सेल में और यह तेजी से चलने लगे विकास वाला चक्का। इस बार जिन्हें प्रतिनिधित्व मिला, जिन्हें मंत्री बनाया गया, एक सीधा सा सवाल सर आपसे है। आपने तो बहुत देखा, पॉलिटिकल भी देखा, कई लोगों को मंत्री बनते देखा, कई लोगों को राज्य मंत्री बनते देखा। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपनी जानकारी के लिए भी, और पूरा बिहार ये जानना चाहता है कि इसका बिहार कनेक्शन अगर हम करके देखें कैसे कैसे फायदा मिल सकता है, क्या क्या करना होगा, टास्क कितना बड़ा है, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? बिहार के विकास की चुनौती कल भी थी, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी होगी। देखना यह है कि इन चुनौतियों का सामना हम कैसे करते हैं और उसके लिए जो समुचित नीतियां, रणनीतियां और कार्यक्रम कैसे बनाते हैं। आपने देखा कि इस चुनाव में भी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या एजेंडा के रूप में ऑपोजिशन ने क्या सामने रखा, सब अवगत है। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया और जोर शोर से उठाया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव जी ने इसको इस पिच तक उठाया कि उन्होंने कहा कि जो कुछ रोजगार के क्षेत्र में प्रगति हुई वो उनके दबाव में हुआ और उसमें कहीं कुछ हद तक सच्चाई भी थी। तो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू उठा है, खास करके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। युवकों में असंतोष है, अनएम्प्लॉयमेंट है और उसका असर आपने चुनाव पर भी देखा। तो इस चुनौती को का सामना करना हमारी प्रायोरिटी है। अब हमको देखना है कि जो विभाग दिए गए हमारे मंत्रियों को, उनका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से क्या संबंध है। मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा, शिक्षक रहा, यह जानता हूं कि बिहार का जो एग्रीकल्चर डोमिनेशन है 76% डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर है। पिछले सेंसस के अनुसार 89% रूरल पॉपुलेशन है, सरप्लस मैन पावर है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी है। इसका मतलब है कि वहां एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं कम हैं, जबकि पॉपुलेशन अभी 70% डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर है, 89% डायरेक्टली रूरल सेक्टर पर है। तो जब वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं और जब बिहार में ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो उनका पलायन होता है, बड़े स्तर पर होता है, जो जारी है। अब देखना पड़ेगा जो पोर्टफोलियोज दिए गए हैं उसमें क्या पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का। मैं अर्थशास्त्र के छात्र और शिक्षक के नाते कह सकता हूं कि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। आप में यहाँ हमारे एक छात्री बैठे हैं पटना कॉलेज के, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है और शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड जो इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट जेस्टेशन का कहते हैं कि तत्काल हो, कम समय में जो जिसका पूरा होना संभव है, उसमें जहां लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी एमएसएमई सेक्टर का, जिसको आप हिंदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, अधिक है।
कम कैपिटल से अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो एमएसएमई सेक्टर मांझी जी को मिला है, उसका उपयोग कितना करेंगे, उसका कितना लाभ लेंगे, उन पर निर्भर करता है। और लेकिन सर पहला ही बयान जो कुर्सी पकड़ते उन्होंने दिया, कुर्सी पर बैठते, कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो ऐसा लगा कि जो विभाग उन्हें दिया गया है उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। लेकिन जो सौंप दिया गया और जिसका व्यापक असर आप बता रहे हैं कि अगर इस सेक्टर में अगर कुछ करना है, बिहार को ग्रोथ वाले सीढ़ी पर अगर चढ़वाना है, तो ये जो मंत्रालय दिया गया है ये छोटा नहीं, सबसे बड़ा है। बड़ा है। मैं खत्म कर लूं विवेक, जल्दी खत्म कर लूं। तो ये इसमें ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, और आज भी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इस लेवल पर। और पिछले दिनों इस पर आरोप लगा था कि डीमोनेटाइजेशन के कारण एमएसएमई सेक्टर ब्रेकडाउन किया, जिसका नुकसान हुआ। तो ये हमको मिला है, तो हमको अवसर है। दूसरा टेक्सटाइल में आप जानते हैं कि बिहार में गया इसके लिए जाना जाता है। मैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का स्पेशल इनवाइटी हूं उसके एग्जीक्यूटिव में, इसलिए मैं डायरेक्ट, हमको एक्सपीरियंस है पटुआ टोली जाने का। पटुआ टोली जो मानपुर में है, गया में, वो आपका टेक्सटाइल हब है। बिहार में अपार संभावना है टेक्सटाइल हब बनने का। गिरिराज सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको ये दिया गया, क्या उपयोग कर पाएंगे नहीं जान। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार के विकास की कहानी बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जाएगी। ये बहुत स्पष्ट है, ऐतिहासिक रूप से एविडेंस के आधार पर साबित किया जा सकता है। आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन छोड़कर कुछ हो नहीं सकता बिहार में, क्योंकि यहां पर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड हेवी इंडस्ट्रीज अगर आप लगाएंगे तो उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो हमारे पास आ नहीं रहा। जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आपको एग्रो इंडस्ट्री में ही है, और एग्रो इंडस्ट्री में ही वैल्यू क्रिएशन की जरूरत है। जैसे आम आप पैदा करते हैं लेकिन उसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं करते हैं, लीची पैदा करते हैं, वैल्यू क्रिएशन नहीं करते हैं, बनाना का वैल्यू क्रिएशन नहीं करते। तो एग्रो इंडस्ट्रीज इन जनरल, शुगर में 1920 में 50% शुगर मिल्स इंडिया का बिहार में लोकेटेड था, वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग वाला जो एरिया है, एग्रो इंडस्ट्री, दैट इज द ओनली होप, और ये आपको फूड प्रोसेसिंग आपको मिल गया है। तो ये 3 विभाग, उसके बाद लोकल सेल्फ जो पंचायती वाला जो मिला है एक मिनिस्टर को, किसी को ललन सिंह जी, तो उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, जहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। इनइक्वालिटी का सवाल, बड़ा सवाल उठकर देश में खड़ा हुआ है, जिसको बड़े स्तर पर ऑपोजिशन और राइटली उठा रहा कि देश में असमानता बढ़ रही है। तो ये असमानता, अब सर उस ट्रेंड की जरा बात कर लेते हैं। आपने जो भी कहा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होगा वो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी। बिल्कुल, ये आपको सोच समझकर रणनीति के तहत बिहार के विकास की जो लोग बात करते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयों को सौंपा गया है। अब उन्हें ही सौंपा गया, जिम्मेदारी बिहारियों पर ही है, क्योंकि आप बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, लेकिन पूरे देश का विकास करना है, लेकिन बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार वाले तो आपको छोड़ेंगे नहीं। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। उषा विद्यार्थी जी, सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शी हैं, सब सारी चीजें बात उन्होंने बता दी, लेकिन अपनी बात खत्म करते करते प्रोफेसर साहब ने कहा कि कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो पुराना रिकॉर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं रोकता है हमें ये कहने से कि नहीं हमने ठप्पा मार दिया, हमने मुहर लगा दी, क्योंकि आज से तो देख नहीं रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अब जरा बताइए, ये जो अविश्वास है थोड़ा, पर जिसका परसेंट अभी थोड़ा छोटा है, हमें जरूर बताइए ये कैसे पूरा होगा। देखिए विवेक जी, सारी बातें अभी हुई कि जिस प्रकार से तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि झुनझुना और इस प्रकार का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी बात बताए कि हम कृषि के क्षेत्र में, लघु उद्योग के क्षेत्र में, आपको टेक्सटाइल के क्षेत्र में, निश्चित रूप से जितनी बातें अभी सर ने कही हैं, अब हमारे बिहार में उस सबकी संभावनाएं हैं, और जिसको लेके बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आप टेक्सटाइल में, जैसे आप गया की बात नहीं, टेक्सटाइल में भागलपुर का सिल्क का देखिए, भागलपुर का सिल्क देखिए, आप उद्योग में आप उसको भी ले सकते हैं। तो हमारे जो मंत्रियों को जो भी विभाग मिला है, और संयोग से आप देखिए लघु उद्योग, बड़ा बड़ा हैवी इंडस्ट्री की भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन लघु उद्योग में तो छोटे छोटे जो
जो उद्योग जो लगाना चाहेंगे उनके लिए कितनी बड़ी बिहार के लिए उपलब्धि है। तो इतना बहुत आपको पंचायती राज मिला है ललन बाबू को। आप देखिए पंचायत में कितना बड़ा, पंचायतों तक, जो ग्रामीण क्षेत्र तक हम, धरती तक हम काम कर सकते हैं। तो संभावनाएं, और ये शंका नहीं करें कि जो हमारे मंत्री बने हैं वो काम नहीं करेंगे। मंत्री बने हैं और काम करते भी रहे। पूर्व में भी जो भी मंत्री रहे, नित्यानंद राय जी हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, हमारे गिरिराज बाबू जी ग्रामीण विकास मंत्री रहे। तो ये सारे लोगों ने काम करके दिखाया है। और इसके ऊपर सबसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो 2014 से बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध साबित हो रहे हैं, और एक एक चीज़ों को, अभी देखिए पहली कैबिनेट के बैठक में उन्होंने क्या निर्णय किया, 3 करोड़ घर बनाने का निर्णय किया। और घर में सारी सुविधा, क्या ऐसे पहले किसी ने सोचा था क्या कि घर में बिजली हो, घर में गैस का कनेक्शन तो सरकार किस लिए होती है उषा विद्यार्थी जी? सरकार तो इसीलिए होती है ना कि हमारी सोच पर वो खरा उतरे। अब हम ना सोचे तब भी सरकार पूरा करके दे। सरकार को तो पता होता है ना कि हम किस लिए जा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सरकार इसीलिए होती है, इसीलिए तो कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन कई सवाल हैं उषा विद्यार्थी जी, कई सवाल हैं। सब कुछ कहने पर, बतियाने पर, बोलने के बाद भी कुछ चीजें अस्पष्ट रह जाती है। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन है, नेता कांग्रेस से हमारे साथ। डॉक्टर वर्धन, हमें जरा बताइए, थोड़ा सा सुनिए। हाँ, एक मिनट मैडम, एक मिनट उषा विद्यार्थी जी, एक मिनट। हम कंपेयर किससे करते हैं? हाँ। जो पहले की सरकारें रही, हाँ। उससे हम कंपेयर करते हैं। तो पहले के जिन लोगों ने चिंता नहीं की और हमारी सरकार लगातार, कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपका कंपटीशन आप ही से हो, आपकी प्रतियोगिता आप ही से हो, तब तो कुछ डेवलप होगा। अब दूसरे से कंपटीशन करती है, उसने 1 लिखा, मैंने 2 लिखा, ऐसे नहीं। ठीक है, अरे कल 2 लिखा था, आप 4 बढ़े, ये बोलिए ना। छोड़िए, लालू जी का जमाना गया, ठीक है। अब जब तेजस्वी, अब तेजस्वी की जब सरकार आएगी तब तेजस्वी की बात करेंगे। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तो पूरा कहते हैं ना कि कुर्ता पकड़कर खींच करके सवाल पूछने का तो हक है ही। डॉक्टर वर्धन, समझ जरा बताइए, सवाल तो है, ऐसा नहीं है कि नए मंत्री बने हैं, चुनौतियां कई हैं और डेवलपमेंट की बात बिहार में कुछ हो नहीं रही। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हम ये कह रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात खोखली कब साबित हो जाती है? जब धरातल पर कुछ नहीं होता। आप सोचिए ना कि मिलों से धुआं, इसकी बात आज हो रही है। इसके पहले लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें हुआ, उसके पहले हुआ, उसमें हुआ। तो चिमनी से धुआं कब निकलेगा? पहला सवाल यही था। अब जरा बताइए कि ईख के किसान जो है उनको पानी की सुविधा होनी चाहिए, उसका सवाल है, वो भी अभी बरकरार है। जो 2 दाल के इलाके हैं, अब दाल जहां पर है आप तो फूड प्रोसेसिंग की तरफ चलेंगे, लेकिन आपकी चुनौती ये होगी कि गंगा का पानी कब आए और गंगा का पानी कब निकल जाए। आपके लिए चुनौती ये होगी, जो धान का कटोरा कहा जाता है, उन इलाकों में नहरों में गाद भर गई है। अब वहां पर पानी का जो फ्लो है वो ठीक से नहीं है, तो प्रोसेसिंग तो बाद में होगी, पहले बेस पर काम करना होगा। हाँ डॉक्टर वर्धन, तो ये सारे चीजें मिलकर के हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि चिंता कर रहे हैं हम। चिंता करते करते 10 साल बीत गया है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखा। आप बात कर रहे हैं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से न्याय पत्र को लाया था, और बिहार के लिए स्पेशली उन्होंने सीमांचल में मखाना इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज की बात उन्होंने कही थी। केवल उन्हीं को आप अक्षर से लागू करा दे, बिहार का विकास हो जाएगा। लेकिन दिक्कत मंशा पे आती है। मंशा आपकी स्पष्ट नहीं है। आप लोग पूरी तरीके से आकंठ अभी भी पूंजीवाद में डूबे हुए हैं, और पूंजीवादी सरकार की ये देन है कि आज भी बिहार के लोगों को लेबर की तरह देखा जाता है। मौका मिला है काम करने का, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। और प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार के मंत्रियों को कितना काम करने देंगे, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर वो उनके साथियों का लाभ नहीं कराएंगे तो वो इसे काम भी नहीं करने देंगे बिहार में। नहीं तो आप हमें जरा ये बताइए, ठीक है, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है यहाँ पर, एक मिनट, डॉक्टर वर्धन, बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, अर्थशास्त्री एनके चौधरी बैठे हुए हैं। हमें जरा बताइए 5 चीजें ऐसी गिना दीजिए, ठीक है? हम फूड प्रोसेसिंग पर अभी नहीं जाते हैं, अभी केला, मखाना, इन चीजों पर बात नहीं करते हैं, ना आम पर बात करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। हमें जरा 5 चीजें ऐसी गिनाइए जो कि बेसिक चीजें हैं, जिन पर काम करना जरूरी होगा और जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार को लेकर। देखिए, बियाडा के तहत काम होता है। बियाडा की स्थिति क्या है इस बिहार में? इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं बिहार में, उनके विकास के लिए वहां बिजली नहीं मिल पाती है। वहां आपको एक जो छोटे
उद्यमी होते हैं उनके लिए जो कास्ट आयरन का काम होता है या प्लास्टिक उद्योग का काम है वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सारी चीज बाहर से सप्लाई होती है और सप्लाई बिजली के अभाव में रुक जाती है। नंबर 2, आप देख लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके अलावे फिर देखिए कि हमारे पास जो किसानों के द्वारा जो उपज होती है उस उपज के लिए कितना काम कर रहे हैं। शाहबाद को कोई प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं आप अपनी सरकार में, ये भी एक छोड़िए ना, वाली बात है। किसको प्रतिनिधित्व मिलता मतलब ये नहीं है, जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो सबके लिए काम करेगा। हाँ, नंबर 3, उसके अलावे नंबर 3, आपके पास मधुबनी पेंटिंग्स है, आपके पास ढेर सारे काम है यहाँ बिहार में। 5 ही तो बोला है, अभी 3 आपने गिना है, 2 और गिनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मखाना उद्योग की आप बात कर रहे हैं, सीमांचल में जूट और मखाना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हाजीपुर से सांसद चुने गए हैं, केला हमारे यहाँ उपज होती है, उसको नगदी फसल के रूप में आप उसका सही मूल्य दिला दीजिए। गन्ना किसानों के साथ जो समझौता पुराने उनके बकाया हैं उनको भी दिलवा दीजिए। कम से कम नए एक काम शुरू हो। एक बार फिर से इनके चौधरी साहब के पास। इनके चौधरी साहब, जिन बातों का जिक्र कांग्रेस कर रही है, जिन सवालों का जिक्र कांग्रेस कर रही है, कोई नई बातें इसमें लगी क्या आपको? मैं 2 बात कहना चाहूंगा। हाँ। हमको बड़ी खुशी हो रही है, मेरा छात्र हैं पटना कॉलेज के ये। हाँ। और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और इन्होंने जो बियाडा से संबंधित बातें की वो सही है। मैं अभी कटिहार इंडस्ट्रियल एस्टेट में गया था, 5 तारीख को मैं वहाँ था, 6 को पूर्णिया इंडस्ट्रियल एस्टेट में था, 7 को किशनगंज में था, 7 को ही ठाकुरगंज था। तो इसके पहले मोतीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट बेला मुझे जाने का अवसर मिला है। ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग, लेकिन समस्याएं हैं जिसमें क्वालिटी सप्लाई और पावर, जिसकी बात ये करते हैं, बिल्कुल सही बात है। करप्शन का इशू है, पॉल्यूशन क्लियरेंस, ये सारी समस्याएं। लेकिन जहां तक मॉडल का सवाल है, मैं अपने छात्र को यह कहना चाहूंगा, जो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात जो है, इस मॉडल की शुरुआत कांग्रेस ने की है। इंदिरा जी 81 में आईएमएफ से उन्होंने $5 बिलियन लोन लिया, और आईएमएफ की कंडीशनैलिटी के तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राजीव जी ने इसको फॉलो अप किया। 85 में हमने IIPA में इसकी लिखा, 91 में मनमोहन सिंह ने किया। उस पर डिबेट क्यों नहीं होता है? 77 में सदाकत आश्रम में मुझे बुलाया गया था जब हार इनकी हुई थी, और मैंने उस समय इस डिबेट को इनिशिएट किया था कि जो इंदिरा जी की पॉलिसी, जो नॉन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट तो नहीं कहिए लेकिन मिक्स इकोनॉमी का था, नेहरूवियन मॉडल का, में बदलाव आ रहा। आज जब ये कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो इनको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर मनमोहन सिंह ही नहीं है, नरसिम्हा राव है, कांग्रेस है। उस पर क्या फर्क है कांग्रेस पार्टी में? केवल यह कहना कि एक इंडिविजुअल और एक दूसरा इंडिविजुअल जो पहले भी थे, हम जब छोटे थे तो कहा जाता था, बिरला टाटा का नाम आता था, कांग्रेस का शासन था, और आज अदानी, और राइटली कहा जा रहा है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। लेकिन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है कांग्रेस का, हम जानना चाहते हैं। क्या मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वही नहीं है जो मोदी जी का है? क्या नीतीश जी का मॉडल डेवलपमेंट वही नहीं है जो लालू जी का है? इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वहां कहां चला गया गांधीयन मॉडल? गांधीयन मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल, इनइक्वालिटी का सवाल सीधे रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल से जुटा हुआ है। ये जो कॉर्पोरेट सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये इसके ऑथर कांग्रेस वाले हैं। इस पर सीरियस डिबेट की जरूरत है। अगर देश में सिर्फ विकास नहीं चाहिए, न्याय के साथ विकास चाहिए, तो मॉडल पर बात होनी चाहिए। और कुछ कहना, सर कुछ कहना चाह रही हैं? आज सवाल ये नहीं है सर, बीजेपी कहना चाह रही हूँ और इस बात को रोकना चाह रही हूँ कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय से जब सर बात कर रहे हैं, तो 14 के पहले वहां से लेकर उनकी ही नीतियां, और मनमोहन सिंह से लेकर सारे लोग इसी नीतियों को लेकर चले, तो क्या बिहार का डेवलपमेंट हुआ? मैं इस स्टूडेंट को नहीं बोलती, ठीक कहा है कि बिहार में विकास होना चाहिए इन बिंदुओं पर, लेकिन सर ने जो छेड़ दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय से और मनमोहन सिंह तक आया, तो इन लोगों ने इतना तो तय है इस बार के इलेक्शन में, जनता ने ये बताया कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है और उसका जो एक टेक्निकल एंगल है, जो अर्थशास्त्री बता पा रहे हैं, उसके मुताबिक सबको विकास समझ में आता है, विकास होता क्या है, और इस बार के चुनाव और उसके रिजल्ट ने सब कुछ बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं और खबरें लगातार जारी।